नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सहेलेशन। मैकेनिज्म। एक्सहेलेशन मीन्स की एक्सपेल आउट ऑफ CO2, राइट। तो अगेन सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, टू मसल्स का रोल होता है एक्सहेलेशन की प्रोसेस के लिए। फर्स्ट मसल कौन सी आ जाती है बेटा, सेम डायफ्राम। डायफ्राम की कौन सी बेटा, फेरेनिक मसल, राइट। एंड सेकंड जो यहाँ पे आ जाती है वो कौन सी आती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब जो बेटा ये जो दोनों मसल है ये क्या करती है, यहाँ पे रिलैक्स करती है, बिकॉज एक्सहेलेशन कैसा प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव है तो यहाँ पे जो दोनों मसल है वो यहाँ पे क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो सबसे पहले यदि हम इसकी बात करते हैं डायफ्राम की, कि जो फेरेनिक मसल है ये यहाँ पे क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स का। दिस इज द थोरेसिक कैविटी और ये यहाँ पे क्या आ चुका है, डायफ्राम। ये कब आती है बेटा इसकी लोकेशन, जब क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। एंड दिस इज द अगेन रिब्स एंड दिस इज द फेरेनिक मसल, अगेन रिब्स एंड फेरेनिक मसल। एंड इनके बीच में कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कब यहाँ पे कंडीशन आती है, जब यहाँ पे क्या कर रही है, फेरेनिक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। लेकिन अब हमने क्या कहा, एक्सहेलेशन प्रोसेस के टाइम ये जो मसल है ये क्या करेगी, रिलैक्स। जैसे ही यहाँ पे फेरेनिक मसल्स है, दिस इज द फेरेनिक मसल्स, यदि ये मसल यहाँ पे रिलैक्स कर जाए तो अगेन जो डायफ्राम है वो अपने कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशंस में, मींस की एज ए डोम शेप। पहले कैसा था, फ्लैट। जैसे यहाँ पे फेरेनिक मसल्स ने रिलैक्स किया तो अगेन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डोम शेप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, कि जो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी थी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो देखिए कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फेरेनिक मसल्स रिलैक्स करेगी तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डोम शेप, दैट इज ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर ये आ गया है। दिस इज द डायफ्राम। आफ्टर रिलैक्सेशन, आफ्टर रिलैक्स ऑफ फेरेनिक मसल, राइट। अब देखिए कि जैसे यहाँ पे फेरेनिक मसल्स ने क्या किया, रिलैक्स, डायफ्राम कहाँ पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशंस पे, मींस कि कैसा हो गया, यहाँ पे अगेन डोम शेप हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि जो ये वॉल्यूम है जो पहले क्या था, इंक्रीज, अब अगेन क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे हो गया, मींस कि ये जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फेरेनिक मसल। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, अब क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्लाइन हो गया है, डिक्रीज हो गया है, राइट। अब जैसे इसका वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ तो जो यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, डिक्लाइन, पल्मोनरी वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज, राइट। अब जैसे बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम मींस कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे जो गैसेस है वो क्या लगाएगी, ज्यादा प्रेशर लगाएगी, बिकॉज आपको पता है कि यदि साइज ज्यादा है और इसके अंदर एयर है तो वो क्या लगा रही है, कम प्रेशर लगा रही है। लेकिन यदि यहाँ पे साइज ही क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या लगाएगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएगी। ये तो हमने किसमें बताया था, ब्लड कैपिलरीज में। तो सेम थिंग, जैसे यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो जो एयर है वो क्या लगा रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मींस कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज,
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। सॉरी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओनली कितना था 760 mmHg। अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब अगेन कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन, मींस की हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर क्या होगा, गैसेस का मूवमेंट। तो यहाँ से क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर क्या होगी, एक्सपेल होगी। मेनली कौन सी गैसेस यहाँ पे, CO2, बिकॉज CO2 इज द हाईली टॉक्सिक गैसेस फॉर आवर बॉडी। तो CO2 का हमें क्या करवाना है, एक्सपेल करवाना है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। एंड जैसे ही CO2 रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पे जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों क्या हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे पल्मोनरी का जो साइज होता है वो अगेन क्या हो जाता है, ओरिजिनल पोजिशंस में आ जाता है, इसकी डिक्लाइन होता है। और जब हम इनहेलेशंस करते हैं तो जो वॉल्यूम है लंग्स का वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फेरिंक्स मसल्स एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सेकेंड मसल्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कौन सी आ जाती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये मसल भी बेटा यहाँ पे क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। यदि ये मसल्स अगेन क्या कर जाए, रिलैक्स, तो अगेन ये जो थोरेसिक कैविटी है मींस की जो रिब्स है वो यहाँ पे कहाँ आ रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही रिब्स है, सॉरी, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है इसने रिलैक्स किया तो यहाँ पे जो रिब्स है वो कहाँ पे आ चुकी है, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर आ चुकी है। जैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर आया तो पहले जो यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज था अब क्या हो चुका है, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम अगेन डिक्रीज हो गया। एंड वॉल्यूम का डिक्रीज होना मींस की पल्मोनरी वॉल्यूम आल्सो द डिक्लाइन, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, लंग्स में जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, अगेन इंक्रीज हो रहा है। दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तभी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, मींस कि इनर टू द आउटर साइड गैसेस का क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेल आउट होगी गैसेस, कौन सी, मेनली CO2। एंड लंग्स अगेन क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन इनर टू आउटर साइड एयर का क्या होगा, मूवमेंट, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सहेलेशन। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है बेटा ये कब आता है, जब नॉर्मल ब्रीथिंग की बात हो रही है। लेकिन यदि हम कहें कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन करवाना है तो इसके लिए अगेन यहाँ पे 2 मसल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। एक आ जाती है एब्डोमिनल मसल एंड सेकंड इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सहेलेशन की। तो अगेन सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द thoracic cavity, right, and this is the diaphragm। अब जैसे ही मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, तो रिब्स कहाँ पे मूव कर रही है, आउटर साइड, एंड स्टेर्नम आल्सो द अपवर्ड एंड द आउटवर्ड मूव कर रही है। एंड डायफ्राम कैसा हो गया है, फ्लैट हो गया है, राइट। एंड जैसे मसल्स ने रिलैक्स किया तो अगेन रिब्स कहाँ पे आ गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर, एंड डायफ्राम अगेन कहाँ पे आ गया, डोम से। लेकिन अब यहाँ पे जब फोर्सफुल एक्सहेलेशंस करते हैं तो अगेन बेटा यहाँ पे 2 मसल्स अपना रोल प्ले करती है। वन इज द एब्डोमिनल मसल एंड सेकेंड इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये मसल में बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द रिब्स। लेकिन इसके ओनली कितने पेयर होते हैं, ओनली एंड ओनली 11 पेयर्स। एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो जो एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन, राइट। ये जो ऑर्गन है इनकी जो मसल है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एब्डोमिनल मसल। तो ये जो हमने कहा कि एब्डोमेन के अंदर कोई ऑर्गन है एंड ये इसका क्या है, मसल्स है, दैट इज द एब्डोमिनल मसल।
एंड ये मसल बेटा किससे बाइंड करते हैं यहाँ पे, रिब्स से। लेकिन जब जो ये ऑर्गन की जो मसल है मीन्स की एब्डोमिनल मसल्स, ये यहाँ पे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो ऑर्गन भी बेटा कहाँ पे मूव करेगा, इनर साइड। एंड जो ये यहाँ पे डायफ्राम है ये भी कहाँ पे मूव करेगा, इनर साइड, बिकॉज ये ऑर्गन ही क्या कर रहा है, इस डायफ्राम को पुश कर रहा है टू मूव इनवर्ड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो अब यहाँ पे जो डायफ्राम का जो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, दिस, राइट। तो अब क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम है और ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। तो यदि एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो जैसे ही यहाँ पे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो क्या होगा, डायफ्राम मूव इनसाइड या इनवर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लाइन, राइट। अब यदि हम बात करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो अगेन कहां पे पड़ जाएंगे, बिटवीन द रिब्स। जैसे इन मसल्स ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया, तो रिब्स से वो कहां पे मूव कर रही है, इनवर्ड। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन जब मसल्स ने क्या किया था, रिलैक्स किया था। एंड ये कब की पोजीशन आ जाती है मसल्स की, जब मसल्स यहाँ पे क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। लेकिन जब फोर्सफुली एक्सेलेरेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ये यहाँ पे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शंस करेगी, और रिब्स कहाँ पे मूव कर रही है, इनवर्ड। ये आप देख सकते हो, इनवर्ड मूव कर चुकी है। अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम, राइट। दिस इज द आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो अगेन आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो ये वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का, ये क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ पे कम होना मीन्स की पल्मोनरी का जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो ये मसल्स यहाँ पे क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शंस कर रही है। कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, मीन्स की pulmonary volume also decrease, right। अब यदि यहाँ पे वॉल्यूम बेटा क्या हो गया, कम हो गया लंग्स का वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या लगेगा, और ज्यादा लगेगा देन द रिलैक्स कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। प्रेशर यदि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आउटर साइड, अगेन कितना 760 mmHg, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है एयर का, तो अगेन क्या करेगा कि जो एयर है वो कहाँ पे मूव होगी, आउटसाइड, दैट इज द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। जब हम करते ना फोर्सफुल एक्सेलेरेशन तो क्या होता है, लंग्स के अंदर जो एयर जो रिमेनिंग रह जाती है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। वो कब होगा, इसी प्रोसेस के टाइम, मींस कि किसका रोल, एब्डोमिनल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का, राइट। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग प्रोसेस।